और हर मूवमेंट का रिस्क पहले से ही कैलकुलेट किया जा चुका था। प्लान पेपर पर नहीं रहता दोस्तों, प्लान एग्जीक्यूशन मोड में शिफ्ट हो जाता है। और जब दोनों एक लाइन में आ जाते हैं तो ऑप्शंस नहीं रहती। ताकि ये सिर्फ एक फील्ड मिशन नहीं था दोस्तों, पॉलिसी और इंटेलिजेंस दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। इसी बीच मुद्रो सेफ रूम की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करता है। एक हेलीकॉप्टर डैमेज हो जाता है, वेनेजुएलियन फोर्सेस फायर ओपन करती हैं और सिचुएशन इंस्टेंटली हॉट हो जाती है, लेकिन मिशन का टेम्पो ब्रेक नहीं होता। दोस्तों 3 जनवरी 2026 की रात थी। रात को करीब 2:01 पर वेनेजुएला के ऊपर घना अंधेरा छाया हुआ था और उसी अंधेरे को अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स के रोटर की आवाज और स्पॉटलाइट बीम्स चीर रही थी। ये कोई रूटीन फ्लाईओवर नहीं था दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक एक प्रिसाइजन रेड थी, जहां हर सेकंड का हिसाब था, हर टर्न का मैप रेडी था और हर मूवमेंट का रिस्क पहले से ही कैलकुलेट किया जा चुका था। और फिर जो चीज इम्पॉसिबल लग रही थी दोस्तों, वो पॉसिबल बनना शुरू हो गई। कुछ अकाउंट्स और यूएस लिंक सोर्सेस का क्लेम है कि लगभग 2 घंटे 28 मिनट के अंदर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मुद्रो यूएस फोर्सेस की कस्टडी में आ गए थे। दोस्तों इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व और इसकी स्केल, सीक्रेसी, रिहर्सल और हैवी प्लानिंग को देखकर कई एनालिस्ट ने इसे 2011 के ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर यानी ओसामा बिन लादेन रेड से कंपेयर किया। अगर ये नैरेटिव एक्यूरेट है दोस्तों, तो ये सिर्फ एक रेड नहीं थी, ये लैटिन अमेरिका की पॉलिटिक्स और यूएस पावर प्रोजेक्शन का एक टर्निंग पॉइंट था। दोस्तों इस डॉक्यूमेंट्री में हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और जानेंगे प्लान कैसे बना, एग्जीक्यूशन कैसे हुआ और रेड के बाद आगे क्या होने वाला है। और एंड तक तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन था या एक पॉलिटिकल टर्न अराउंड। चैप्टर 1 इंटेलिजेंस गैदरिंग। अगस्त 2025 में सीआईए को वेनेजुएला के अंदर कोवर्ट ऑपरेशन करने का ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। कुछ ही हफ्तों के अंदर एक छोटी सीआईए टीम बॉर्डर क्रॉस करके वेनेजुएला के अंदर एंटर करती है और यहीं से मिशन का रियल ग्राउंड वर्क स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों ऑब्जेक्टिव सिंपल नहीं था, लेकिन फोकस बिल्कुल क्लियर था। मुद्रो की मूवमेंट्स को ट्रैक करना, उसके सिक्योरिटी सेटअप को मैप करना और प्रोटेक्शन के अंदर जो भी वीक पॉइंट हो उसे आइडेंटिफाई करना। टीम ग्राउंड लेवल पर सर्वेलेंस एस्टैब्लिश करती है और मुद्रो की डेली रूटीन को सिस्टमैटिकली डीकोड करने लगती है। वो कैसे मूव करता है, किस सर्कल में ऑपरेट करता है और कौन से मूवमेंट्स प्रिडिक्टेबली रिपीट होते हैं, ये सब स्टेप बाय स्टेप बिल्ड किया जाता है। लेकिन ऑपरेशन का सबसे क्रिटिकल एज सैटेलाइट इमेजरी या इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग नहीं होता दोस्तों, वो होता है ह्यूमन इंटेलिजेंस। सीआईए ने सबसे पहले मुद्रो के सिक्योरिटी सिस्टम को अंदर से समझने का प्लान बनाया। आउटर सर्वेलेंस से काफी चीजें मिल सकती थी, लेकिन डिसाइसिव डिटेल्स सिर्फ अंदर से ही आनी थी। इसलिए सिक्योरिटी चेन के अंदर एक सोर्स एस्टैब्लिश किया गया, एक इनसाइडर जो इनर सर्कल के काफी करीब था और जिसके थ्रू ग्राउंड रियलिटी क्लियर होने लगी। फिर इंफॉर्मेशन का फ्लो स्टार्ट होता है दोस्तों। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स क्या हैं, गार्ड रोटेशन का पैटर्न क्या है और मूवमेंट शेड्यूल किस लॉजिक पर चल रहा है। इस डेटा ने मिशन को गैस वर्क से बाहर निकाल दिया। अब टीम सिर्फ ऑब्जर्व नहीं कर रही थी, वो वेरीफाई कर रही थी। और फिर वो मूवमेंट आता है जो टर्निंग पॉइंट बन जाता है दोस्तों। सोर्स ने कंफर्मेशन दिया कि मुद्रो किस रात फोर्ट ट्यूना में रहेगा और एग्जैक्टली किस लोकेशन पर उसका प्रेजेंस होगा। इसी कंफर्मेशन के साथ प्लान पेपर पर नहीं रहता दोस्तों, प्लान एग्जीक्यूशन मोड में शिफ्ट हो जाता है और मिशन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्रॉस कर लेता है। चैप्टर 2 फोर्ट ट्यूना। सीआईए ये ऑपरेशन अकेले एग्जीक्यूट नहीं कर रही थी दोस्तों। फील्ड पर जो ग्राउंड वर्क चल रहा था उसी के साथ वॉशिंगटन में प्रेशर भी स्टेडली बिल्डअप हो चुका था। डिसीजन मेकिंग लेवल पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और सीआईए डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ मुद्रो रिजाइन के अगेंस्ट डिसाइसिव एक्शन के स्ट्रॉन्ग एडवोकेट्स बन चुके थे। इसका मतलब यह था कि यह सिर्फ एक फील्ड मिशन नहीं था दोस्तों, पॉलिसी और इंटेलिजेंस दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। और जब दोनों एक लाइन में आ जाते हैं तो ऑप्शंस नहीं रहते, ऑपरेशंस प्लान बन जाते हैं। दिसंबर 2025 तक इंटेलिजेंस पिक्चर और शार्पन हो जाती है। मुद्रो अपने सेफ हाउसेस रोटेट करता रहता है ताकि रूटीन ब्रेक रहे, ताकि कोई क्लियर पैटर्न लॉक ना हो पाए। लेकिन फिर भी एक लोकेशन ऐसी थी जो उसके सिक्योरिटी सिस्टम का परमानेंट सेंटर बन चुकी थी, वो थी फोर्ट ट्यूना। कारकास के अंदर ये वेनेजुएला का सबसे बड़ा मिलिट्री कॉम्प्लेक्स माना जाता है दोस्तों।
और यही आर्मी हेडक्वार्टर का कोर हब भी है। इसलिए सिर्फ रेसिडेंस नहीं था दोस्तों, ये एक कंट्रोल्ड मिलिट्री जोन था। और इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर मुद्रो ने अपने लिए एक हेवीली रीइंफोर्स लिविंग सेटअप क्रिएट किया हुआ था। एंट्री पॉइंट्स बहुत हार्डेंड थे, सिक्योरिटी लेयर्स मल्टीपल थी एंड फाइनली इमरजेंसी एग्जिट्स पहले से ही प्लान्ड कर चुका था वो। गोल सिंपल था पर बहुत ब्रूटल भी था, किसी भी रोड रेड को स्लो करना और सिक्योरिटी फोर्सेस को रिस्पॉन्स का टाइम देना। इस सेटअप का मैसेज बिल्कुल क्लियर था, अगर ऑपरेशन हुआ तो लड़ाई का पहला फ्लैश पॉइंट यही होगा। और इसी वजह से जब प्लानर्स ने टारगेट लोकेशन फाइनलाइज की तो उनके सामने एक ही सबसे बड़ा सवाल बचा था, फोर्ट ट्यूना के अंदर घुसना कैसे है और मिशन के बाद वापस निकलना कैसे है। चैप्टर 3 मिलिट्री बिल्डअप, सितंबर टू दिसंबर 2025। जब CIA ग्राउंड पर क्वाइटली इंटेलिजेंस गैदर कर रही थी, उसी वक्त एक और शिफ्ट साइलेंटली स्टार्ट हो चुका था। वो था US मिलिट्री पोस्चर का। सितंबर 2025 से कैरेबियन रीजन में डिप्लॉयमेंट इंटेंसिफाई होने लगते हैं दोस्तों। पहले ये सिर्फ प्रेजेंस लगती है, लेकिन धीरे धीरे ये प्रेजेंस प्रेशर में कन्वर्ट होती चली जाती है। दोस्तों, इसमें सबसे विजिबल सिग्नल नेवल साइट पर दिखाई देता है। अमेरिका कैरेबियन रीजन के आसपास USS जेराल्ड R. फोर्ड जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय कर देता है। दोस्तों, आपको पता है एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ एक शिप नहीं होता दोस्तों, कैरियर एक मूविंग एयरबेस होता है जहां से सर्वेलेंस भी होती है और जरूरत पड़ने पर वो फायर पावर का भी काम करता है। इसके साथ ही US सदर्न कमांड अपनी पोजीशनिंग टाइटन कर देता है। वॉरशिप्स को की सी एरियाज में ऐसे प्लेस किया जाता है जैसे चेस बोर्ड पर फाइनल मूव्स क्वाइटली सेट हो रहे हों। फिर स्टोरी में नेक्स्ट लेयर आती है, वो है स्पेशल ऑपरेशन कैपेबिलिटी। 160th स्पेशल ऑपरेशन एविएशन रेजिमेंट यानी नाइट स्टॉकर्स अपने स्पेशलाइज्ड हेलीकॉप्टर्स को फॉरवर्ड बेसिस के थ्रू रीजन में ब्रिंग इन करते हैं। उनकी प्रेजेंस का मतलब सिर्फ लॉजिस्टिक नहीं होता दोस्तों, उनकी प्रेजेंस का मतलब होता है रेड रेडीनेस, यानी अगर ऑर्डर मिलता है तो एग्जीक्यूशन का इंजन ऑलरेडी वार्म है। एयर डोमेन में भी प्रेशर बिल्डअप होता रहता है। स्टेल्थ फाइटर्स रोटेट होते रहते हैं और बॉम्बर्स कैरेबियन कॉरिडोर्स के ऊपर फ्लाई करते देखे जा सकते हैं। इसका मैसेज सिंपल था दोस्तों, स्ट्राइकिंग डिस्टेंस को मेंटेन किया जा रहा था। ऑफिशियली इस बिल्डअप को काउंटर नार्कोटिक्स में फ्रेम और एक्सप्लेन किया जा रहा है, लेकिन एनालिस्ट के लिए पिक्चर जल्दी क्लियर हो जाती है। जो फायर पावर असेंबल हो रही थी वो ड्रग इंट्रूजन से काफी आगे जा रही थी और यहीं से एक कंक्लूजन निकलता है कि ये बिल्डअप सिर्फ ड्रग्स के लिए तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये किसी बड़े एक्शन के लिए स्टेज सेट कर रहा था। चैप्टर 4 द अल्टीमेट कॉल। 21 नवंबर 2025 को डिप्लोमेसी का लास्ट फेज एक पॉइंट पर आकर सिमट जाता है दोस्तों। बैक चैनल टॉक्स चल रहे होते हैं, साथ ही प्रेशर भी स्टेडीली बिल्ड हो चुका होता है और फिर इसी सीक्वेंस में एक सिक्योर फोन कॉल सब कुछ डिफाइन कर देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप निकोलस मुद्रो को डायरेक्टली कॉल करते हैं। इस कॉल का मैसेज बिल्कुल सीधा होता है दोस्तों, या तो रिजाइन करके पावर छोड़ो, नहीं तो फिर कंट्री से एग्जिट ले लो, ताकि आगे किसी बिगर कन्फ्रंटेशन से पहले सिचुएशन कंट्रोल में रहे। इस कॉल में रिपोर्टेडली सेफ पैसेज का ऑप्शन भी रखा जाता है। एग्जाइल का रूट पहले से डिस्कस किया जाता है, यानी एक लास्ट एग्जिट विंडो ओपन की जाती है। लेकिन यहीं पर नेगोशिएशन का टोन सटली शिफ्ट हो जाता है। मुद्रो अपनी एग्जिट को कंडीशन के साथ टाई कर देते हैं। वो ब्लैंकेट एमनेस्टी मांगते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं दोस्तों, बल्कि अपनी वाइफ सीलिया फ्लोर्स और टॉप ऑफिशियल्स के लिए भी। इसके साथ ही ट्रांजिशन के दौरान आर्म फोर्सेस पर कुछ कंट्रोल रिटेन करने की भी बात सामने आती है और यहीं पर वॉशिंगटन के लिए पिक्चर क्लियर हो जाती है। ये पैकेज अमेरिका के लिए अनएक्सेप्टेबल था दोस्तों, इसलिए जो लास्ट ब्रिज बचा होता है वो इसी मूवमेंट पर टूट जाता है। ट्रंप कंडीशंस को रिजेक्ट कर देते हैं और इसके बाद एक लिमिटेड डेडलाइन सेट होती है 28 नवंबर 2025 तक स्टेप डाउन करने की। लेकिन जब डेडलाइन पास हो जाती है, मुद्रो स्टेप डाउन नहीं करते और इसी के साथ सारे डिप्लोमेटिक ट्रैक इफेक्टिवली क्लोज हो जाते हैं। दोस्तों, पब्लिक स्पीचेस में मुद्रो सरेंडर की लैंग्वेज यूज नहीं करते, इंस्टेड वो यूएस प्रेशर को इंपीरियलिज्म के फ्रेम में पेंट करने लगते हैं और अपने सपोर्टर को ये सिग्नल देते हैं कि सॉवरेनिटी के बिना पीस एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता
और इसी पॉइंट पर सिचुएशन का नेक्स्ट टर्न लॉक हो जाता है। जब डिप्लोमेसी खत्म होती है तो प्लानिंग ऑप्शन से शिफ्ट हो जाती है और सीधा एग्जीक्यूशन की तरफ मूव ऑन कर जाती है। फोन कॉल एंड होती है और उसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 5 रिहर्सल, रेप्लिका एंड लॉ एनफोर्समेंट फ्रेमिंग। दिसंबर 2025 के एंड तक ऑपरेशन सिर्फ प्लानिंग तक लिमिटेड नहीं रहता दोस्तों। धीरे धीरे वो प्लानिंग से आगे बढ़कर एग्जीक्यूशन मोड में आ जाता है और जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो एक रूल सबसे ऊपर होता है दोस्तों, वो है प्रैक्टिस और फिर उसी प्रैक्टिस को और रिफाइन करना। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस की एक क्लासिफाइड फैसिलिटी में डेल्टा फोर्स ऑपरेटर्स मुद्रो के फोर्टिफाइड रेसिडेंस का फुल स्केल रेप्लिका बनाते हैं। यह रेप्लिका ग्राउंड इंटेलिजेंस के इनपुट्स पर मॉडल किया जाता है ताकि लेआउट सिर्फ अप्रोक्सीमेट ना रहे बल्कि एज क्लोज एज पॉसिबल मैच करे। इस सेटअप में डिटेल्स को लाइटली बिल्कुल नहीं लिया जाता। स्टील रीइंफोर्स्ड डोर्स को रेप्लिकेट किया जाता है, कॉरिडोर्स का फ्लो केयरफुली सेट होता है, रूम्स की पोजीशन को मिरर किया जाता है और पैनिक रूम की डायमेंशन तक को कंसिस्टेंटली मैच किया जाता है। इसके बाद रिहर्सल का रियल फेज स्टार्ट होता है दोस्तों। ऑपरेटर ब्रीच ड्रिल्स रिपीट करते हैं और रूम क्लियरिंग प्रोसीजर्स को बार बार रन किया जाता है। साथ ही एंट्री एंगल्स टेस्ट किए जाते हैं, एक्सट्रैक्शन रूट्स वेरीफाई होते हैं और कंटिजेंसी प्लान को इतनी बार रिहर्स किया जाता है कि एग्जीक्यूशन चांस पर नहीं डिसिप्लिन पर डिपेंड करे। जब रिहर्सल टाइट होती है तो इक्विपमेंट भी उसी स्टैंडर्ड पर टेलर किया जाता है। रिपोर्ट में मेंशन आता है कि रीइंफोर्स्ड स्टील डोर्स के लिए हैवी ब्रीचिंग टूल्स प्रिपेयर किए जाते हैं। ट्रंप इन्हें मैसिव ब्लो टॉर्चेस जैसे डिस्क्राइब करता है। पॉइंट बिल्कुल सीधा होता है दोस्तों, अगर सेफ रूम का डोर रेजिस्ट करे तो मिशन स्टॉल नहीं होना चाहिए। इसलिए ऑल्टरनेट एंट्री ऑप्शंस रेडी रहने चाहिए और वो भी सेकंड्स के अंदर विदाउट अ डिले। लेकिन यहीं पर ऑपरेशन की एक और लेयर स्टार्ट होती है और वो है पब्लिक फ्रेमिंग। एडमिनिस्ट्रेशन चाहती थी कि एक्शन रिजाइम चेंज रेट जैसा साउंड ना करे, इसलिए इसको डेलिबरेटली लॉ एनफोर्समेंट एक्शन के रूप में फ्रेम किया जाता है। इसी फ्रेम को और स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए FBI हॉस्टेज रेस्क्यू टीम को अपने साथ इंटीग्रेट करते हैं ताकि कैप्चर के बाद फॉर्मल अरेस्ट का लीगल पोस्चर और ज्यादा क्लियर और ज्यादा डिफेंसिबल दिख सके। दोस्तों अब आता है फाइनल अप्रूवल फेज पर। क्रिसमस 2025 के अराउंड ट्रंप ऑपरेशन को इन प्रिंसिपल में अप्रूव कर देते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन की एग्जैक्ट डेट लॉक नहीं होती क्योंकि फाइनल विंडो दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहली वेदर और दूसरी लास्ट मूवमेंट इंटेलिजेंस कंफर्मेशन। ओरिजिनल प्लान न्यू ईयर ईव तक का होता है, लेकिन वेदर कंडीशन के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया जाता है और इसी डिले के साथ एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, मिशन रेडी था, रिहर्सल टाइट थी, सेटअप भी कंप्लीट था, बस राइट मूवमेंट का वेट हो रहा था। चैप्टर 6 स्केल, एसेट प्लस एयर डिफेंस। इस स्टेज पर ऑपरेशन का स्केल एक नॉर्मल रेट से काफी आगे निकल चुका होता है दोस्तों। यानी अब बात सिर्फ एक स्ट्राइक की नहीं रहती, बात एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन जैसी हो जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 100-150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट एक ही टाइमलाइन पर एयर में होते हैं। साथ ही लॉन्चेस लगभग 20 डिफरेंट एयर बेस से किए जाते हैं, लैंड बेसिस से भी और सी फुटप्रिंट के थ्रू भी। इसका मतलब यह है कि यह सिर्फ एक फायर पावर का डिस्प्ले नहीं होता दोस्तों, बल्कि एक प्रिसाइजन का टेस्ट होता है और उससे भी ज्यादा दोस्तों ये होता है सिंक्रोनाइजेशन का टेस्ट, क्योंकि ऐसे सेटअप में 1 सेकंड का डिले भी पूरी चेन को डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन जब एक साइड इतनी बड़ी मशीनरी मूव करती है तो अपोजिट साइड पर भी एनवायरनमेंट सिंपल बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। वेनेजुएला का एयर डिफेंस नेटवर्क लेयर्ड माना जाता है। बैकबोन के रूप में S-300 VM रडार, उसके साथ BUK M2E और पेंटासिर S1 जैसे सिस्टम्स, सर्वेलेंस के लिए अर्ली वार्निंग रडार्स और एयर कवर के लिए सुखोई 30 MK2 फाइटर्स। पेपर पे ये सिस्टम स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है दोस्तों, लेकिन रियल कंडीशन में सिर्फ इक्विपमेंट डिसाइड नहीं करता, रेडीनेस डिसाइड करती है, ट्रेनिंग डिसाइड करती है और इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर डिसाइड करता है कि डिफेंस रिस्पॉन्ड करेगा या उस टाइम पर फ्रीज हो जाएगा। और इसी वजह से नेक्स्ट फेज का प्रेशर लॉक हो जाता है, क्योंकि अब सवाल कितने बड़े का नहीं रहता दोस्तों, अब सवाल होता है कितनी क्लीन एग्जीक्यूशन का, और वो भी बिना किसी ब्रेक के। चैप्टर 7
एग्जीक्यूट ऑर्डर, ओपनिंग स्ट्राइक 2 to 3 जनवरी 2026। 2 जनवरी 2026 की शाम तक ऑपरेशन अपने फाइनल फेज में एंटर कर चुका होता है दोस्तों। फ्लोरिडा के मार-आ-लागो में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ अपडेट्स मॉनिटर कर रहे होते हैं। मंथ्स की प्लानिंग, रिहर्सल और कोऑर्डिनेशन के बाद अब डिसीजन का मूवमेंट आ जाता है और फिर आता है फाइनल एग्जीक्यूशन ऑर्डर। इसी के साथ डिप्लोमेसी का ट्रैक प्रैक्टिकल टर्म्स में यहीं पर क्लोज हो जाता है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है दोस्तों। ऑर्डर के तुरंत बाद पहला फोकस अटैक बिल्कुल नहीं होता। पहला फोकस होता है स्पेस क्रिएट करना। इसलिए सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और स्टेल्थ प्लेटफॉर्म्स मूव करते हैं। मकसद होता है वेनेजुएलियन रडार्स और कम्युनिकेशन को डिसरप्ट करना या जैम करना। इसी फेज से साइबर डिसरप्शन की रिपोर्ट लिंक होती है, यानी स्ट्राइक से पहले ही सिस्टम को कंफ्यूज करना और रिस्पॉन्स टाइम को डिले करना। जैमिंग के अंदर रडार्स दो तरह से रिएक्ट करते हैं दोस्तों, या तो साइलेंट हो जाते हैं या फिर प्रेशर के अंदर पावर अप करते हैं, और जब वो एक्टिव होते हैं तो अपनी एमिशन से एक्सपोज हो जाते हैं और इसी मूवमेंट पर की रडार साइट डार्क होने लगती हैं। इससे डिफेंस नेटवर्क में एक गैप क्रिएट होता है और फिर इसी गैप का यूज करके स्ट्राइक पैकेज आगे मूव ऑन करते हैं। इसके बाद काइनेटिक स्ट्राइक्स आते हैं। नॉर्दर्न वेनेजुएला और कारकास के अराउंड मल्टीपल इंपैक्ट्स रिपोर्ट किए जाते हैं। इसी स्ट्राइक के फोकस सिविल एरियाज पर बिल्कुल नहीं होता, फोकस मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर होता है दोस्तों। मकसद होता है कमांड को डिसरप्ट करना, रिस्पॉन्स को स्लो करना और कोऑर्डिनेशन को ब्रेक करना। इसलिए गोल मास कैजुअलिटीज क्रिएट करना बिल्कुल नहीं था दोस्तों। गोल था कंफ्यूजन क्रिएट करना, ताकि असली टारगेट के अराउंड प्रोटेक्शन थिन हो जाए और फिर नेक्स्ट फेज के लिए एक क्लीन विंडो ओपन हो सके। चैप्टर 8 द रेड। जब आउटस्कर्ट में ब्लास्ट और कियोस अटेंशन को एक तरफ खींच रहे होते हैं, उसी वक्त ऑपरेशन का मेन मूव क्वाइटली स्टार्ट हो जाता है। इसी डिस्ट्रैक्शन के कवर में 168 SOAR यानी नाइट स्टॉकर्स के हेलीकॉप्टर्स वेनेजुएलियन कोस्ट लाइन क्रॉस करते हैं और फिर फोर्ट ट्यूना की डायरेक्शन में स्टेडली पुश करते हैं। थोड़ी ही देर के अंदर लीड एयरक्राफ्ट डेल्टा फोर्स को मुद्रो कंपाउंड के पेरीमीटर के पास ड्रॉप पोजीशन तक ले आता है। जैसी ही टीम ग्राउंड पर सेट होती है, वैसे ही कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हो जाता है। वेनेजुएलियन फोर्सेस फायर ओपन करती हैं और सिचुएशन इंस्टेंटली हॉट हो जाती है। एक हेलीकॉप्टर डैमेज हो जाता है, लेकिन मिशन का टेम्पो ब्रेक नहीं होता दोस्तों। इसके बाद कवर फायर के अंडर असॉल्ट टीम फास्ट मूवमेंट के साथ कंपाउंड के अंदर एंटर करती है। साथ ही पेरीमीटर को सिक्योर करने के एफर्ट भी पैरेलल में कंटिन्यू होता रहता है। इसी बीच मुद्रो सेफ रूम की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन असॉल्ट टीम उससे पहले क्लोज इन कर लेती है और डिस्टेंस को रैपिडली कंप्रेस कर देती है। फिर एंट्री पॉइंट्स को ब्रीच करके रूम्स को क्लियर किया जाता है और सेफ रूम तक पहुंचने से पहले ही मुद्रो को पकड़ लिया जाता है दोस्तों। सेकंड्स के अंदर उसे रेस्ट्रेन करके सिक्योर किया जाता है। साथ ही सीलिया फ्लोर्स को भी सेपरेटली कंट्रोल में लिया जाता है और यहीं से ऑपरेशन का नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है दोस्तों। वो है एक्सट्रैक्शन। हेलीकॉप्टर्स पुल आउट करते हैं प्रोटेक्टिव कवर के साथ और फोर्स नॉर्थ की तरफ मूव करती है जब तक वो सेफर एनवेलप में शिफ्ट नहीं हो जाती, और इसी पॉइंट पर पिक्चर क्रिस्टल क्लियर हो जाती है दोस्तों। पब्लिक फ्रेमिंग चाहे अरेस्ट की हो, ग्राउंड पर ये एक हाई इंटेंसिटी रेडी होती है, जहां रेजिस्टेंस देने वाले एलिमेंट्स फायर फाइट में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और इसी एक्सट्रैक्शन के साथ मिशन का आउटकम लॉक हो जाता है और फिर नेक्स्ट चैप्टर ऑफिशियली बिगिन होता है दोस्तों। चैप्टर 9 ट्रांसफर, अनाउंसमेंट एंड कोड। रेड के तुरंत बाद ऑपरेशन का फोकस एक नई प्रायोरिटी पर शिफ्ट हो जाता है दोस्तों। टारगेट को सिक्योर रखना और फिर उसे सेफली मूव कराना। इसी सीक्वेंस में मुद्रो को यूएस नेवी वेसल USS आयोवा जैमा पर ट्रांसफर किया जाता है। यह ट्रांसफर से मूवमेंट नहीं होता दोस्तों, बल्कि यह मिशन का कंट्रोल फेज होता है, जहां हर स्टेप को टाइटली मैनेज किया जाता है। वहीं पर मुद्रो की एक फोटो भी ली जाती है दोस्तों। मुद्रो ब्लाइंड फोल्डेड होते हैं, ग्रे नाइट स्वेट सूट में, नॉइस कैंसलेशन हेडफोन्स और हाथ में एक प्लास्टिक की वाटर बॉटल होती है। फिर इसी इमेज को प्रेसिडेंट ट्रंप अपने प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर देते हैं और इसी मूवमेंट पर जो ऑपरेशन अब तक क्लासिफाइड था, वो सीधा पब्लिक नैरेटिव बन जाता है। इसके बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट आता है। ट्रंप कंफर्म करते हैं कि मुद्रो और सीलिया फ्लोर्स कैप्चर हो चुके हैं और उन्हें USA लाया जा चुका है।
इसके बाद मुद्रो को C-17 ग्लोब मास्टर के थ्रू स्टुअर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस न्यूयॉर्क लाया जाता है और वहां से उसे मैनहट्टन ट्रांसफर किया जाता है अंडर आर्मर्ड मोटर क्रेट के साथ। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद मुद्रो को फेडरल कस्टडी में रखा जाता है और फिर करेक्शनल फैसिलिटी में ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि प्रोसीडिंग के दौरान कस्टडी सिक्योर रहे। अब स्टोरी का लास्ट फ्रेम कोर्ट रूम में सेट होता है दोस्तों। 5 जनवरी 2026 को मुद्रो मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में अपीयर होते हैं। वहां चार्जेस रीड किए जाते हैं जिसमें नार्को टेररिज्म, कॉन्स्पिरेसी और कोकेन इंपोर्टेशन जैसे एलिगेशन इंक्लूड होते हैं दोस्तों। प्ली से पहले मुद्रो इंसिस्ट करता है कि वो अब भी वेनेजुएला का प्रेसिडेंट है और इसी कॉन्टेक्स्ट में वो खुद को प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह डिस्क्राइब करता है। मुद्रो और सीलिया फ्लोस दोनों नॉट गिल्टी प्लीड करते हैं दोस्तों। इसके बाद जज बेल डिनाई कर देता है और ट्रायल तक कस्टडी कंटिन्यू रखने का ऑर्डर देता है और इसी पॉइंट पर चैप्टर क्लोज होता है दोस्तों, क्योंकि ऑपरेशन का फेस यहीं कंप्लीट हो जाता है, लेकिन लीगल बैटल अब फॉर्मली स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। इस ऑपरेशन के बाद एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, वेनेजुएला के रशियन मेड एयर डिफेंस सिस्टम, जिन्हें डिटरेंस का बैकबोन माना जाता है, उस रात यूएस एयरक्राफ्ट को इफेक्टिवली स्टॉप नहीं कर पाए और एनालिस्ट के लिए ये आउटकम कंप्लीटली शॉकिंग नहीं था दोस्तों, क्योंकि S-300VM जैसे रडार सिस्टम एक डिफरेंट एरा के थ्रेट्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किए हुए थे। इसलिए जब सामने स्टेल्थ प्लेटफॉर्म्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स एक साथ आते हैं तो सिर्फ हार्डवेयर का नाम डिफेंस की गारंटी नहीं बन सकता दोस्तों। इसी कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व 2 चीजें क्लियरली हाईलाइट करता है। पहली, अमेरिकन कोऑर्डिनेशन और टेक्नोलॉजी का एज, और दूसरी, ह्यूमन इंटेलिजेंस की इररिप्लेसेबल वैल्यू, क्योंकि टारगेट को लोकेट करना और फिर एग्जैक्ट विंडो कंफर्म करना मिशन को थ्योरी से निकालकर प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। और इसी सक्सेस को हाईलाइट करते हुए ट्रंप इस ऑपरेशन को मिलिट्री पावर का स्टनिंग डिस्प्ले बोलकर प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद रेड विंडो लगभग 2 घंटे 28 मिनट में क्लोज हो जाती है, फर्स्ट स्ट्राइक से एक्सट्रैक्शन तक, और एंड में टेक अवे सिंपल रह जाता दोस्तों। जब इंटेलिजेंस टाइट हो और प्रिपरेशन एक्सट्रीम लेवल तक रिहर्स्ड हो और फोर्स ओवरवेलमिंग हो, तो इवन द मोस्ट डिफेंडेड लोकेशन भी कंप्लीट सेफ्टी गारंटी नहीं कर सकती दोस्तों। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।